अ हिस्ट्री ऑफ द माइंड। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें नेचर में बाउंड्रीज पे होती हैं, जैसे ज़मीन की सरफेस, सेल का मेम्ब्रेन, जिंदगी का शुरू या ख़त्म होना। शुरुआत और एंडिंग लिखना सबसे मुश्किल होता है। मैं ये किताब लिखना शुरू कर रहा हूँ अपने पापा की डेथ एनिवर्सरी पे। शायद तब तक ख़त्म हो जब मेरा पहला बच्चा पैदा हो जाए। जब पापा की डेथ हुई, मैं अमेरिका से इंग्लैंड आया। घर पहुंचा तो पापा बेड पे थे, बिल्कुल सोए हुए लग रहे थे। अंडरटेकर आया, कहा कि फैमिली दूसरे कमरे में रहे जब वो बॉडी ले जाएंगे। जब उसने इट बोला बॉडी के लिए, मुझे हल्का सा रिलीफ लगा, क्योंकि अब पापा वहां नहीं थे। 70 साल तक पापा एक लिविंग इंसान थे, अंदर से अपने लिए, बाहर से सबके लिए एक ऑब्जेक्ट। जो उनके दिमाग में था वो हम नहीं देख सकते थे। उन्होंने जिंदगी को महसूस किया, उन्होंने ह्यूमन होने का असली मतलब जाना। लेकिन जब वो गए, सब खत्म। अंदर बाहर का फर्क भी खत्म हो गया। उनके फ्यूनरल पे हमने द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस से एक लाइन पढ़ी, जिसमें लिखा था, जब इंसान मरने जाता है तो पूरा झुंड उसको नदी तक छोड़ने जाता है और वो कहता है, डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री। वो पार हो जाता है, दूसरी तरफ सारे ट्रम्पेट्स बजते हैं। मैं सिप्रिस ग्रोव की एक लाइन भी याद करता हूं, जैसे दो दोस्त अलग होते हैं तो दुख होता है, वैसे ही बॉडी और सोल के बीच बिछड़ने का दुख सबसे ज्यादा है। कुछ लोगों ने सोल को यानी आत्मा को उड़ने को मेजर करने की कोशिश की। 1907 में डॉक्टर डंकन मैकडोगल ने डाइंग पेशेंट्स को वेइंग स्केल पे रखा। देखा डेथ के वक्त कुछ वेट कम हो गया, लेकिन डॉग्स में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन दूसरे साइंटिस्ट ने ये रिपीट नहीं किया। जब आदमी मरता है, बस एटम्स की अरेंजमेंट बदल जाती है। एटम्स उतने ही रहते हैं, लेकिन अब वो इंसान नहीं बनते। एक चर्च सर्विस में एक प्रीचर ने कहा, इज यू इज और इज यू एंड, यानी इंसान है या नहीं है। शेक्सपियर ने भी कहा था, टू बी और नॉट टू बी, मतलब आदमी या तो है या नहीं है। इसी बात के मतलब को हमें समझना है। मुझे एक बड़ी बात समझानी है, माइंड बॉडी प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है समझने की कि कैसे इंसान के दिमाग में कॉन्शियसनेस यानी अनुभव पैदा होता है। कैसे हम फीलिंग को फील करते हैं, जैसे गुलाब का रंग देखना, चीज का टेस्ट, स्पाइन में झटका महसूस करना। ये सब हम सिर्फ अपने अंदर महसूस करते हैं, दूसरे को समझाना मुश्किल है। इसलिए फिलोसफर्स ने इनको क्वालिया कहा। हर सब्जेक्टिव फीलिंग का कुछ क्वालिटी है, पर उस क्वालिटी को एक्सप्लेन करना मुश्किल है। बस हम कंपेयर कर सकते हैं कि यह महसूस ज़्यादा स्ट्रांग है या कम। पर असली महसूस कैसा है, दूसरे को बता नहीं सकते। 3 बेसिक फैक्ट्स देखते हैं। पहला, जब मैं अपनी जुबान काट लेता हूँ, दर्द महसूस होता है। वो दर्द सिर्फ मुझे महसूस होता है, समझना मुश्किल है। दर्द का टाइम है, जगह है, इंटेंसिटी है, पर वो दर्द फिजिकल डिस्क्रिप्शन से बाहर लगता है। दूसरा, जब दर्द महसूस होता है, उसी वक्त दिमाग में कुछ प्रोसेस होता है, नर्व सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, और साइंटिस्ट अगर ब्रेन देखे तो सब कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री से समझा सकते हैं। साइंटिस्ट के लिए दर्द एक फिजिकल इवेंट है। तीसरा, जितना हमें पता है, हमारा सब्जेक्टिव फीलिंग ब्रेन के फिजिकल प्रोसेस पे डिपेंड करता है। मतलब दर्द की फीलिंग ब्रेन के प्रोसेस की वजह से होती है। प्रॉब्लम यह है कि कैसे और क्यों ये डिपेंड करता है, ये एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। इस बात ने फिलोसफर्स को परेशान कर दिया है। लगता है समझ नहीं आएगा। डेकार्ट ने कहा था, लगे जैसे मैं व्हर्लपूल में गिरा हुआ हूं, न नीचे खड़ा हो सकता हूं, न ऊपर तैर सकता हूं। इसके 2 सॉल्यूशन हैं। डुअलिज्म, डेकार्ट का जो आइडिया था कि दुनिया में 2 चीजें हैं,
मेंटल यानी फीलिंग्स और फिजिकल यानी ब्रेन दोनों अलग हैं, मिलती जुलती हैं, कभी मिलती भी हैं। इसके हिसाब से बिना ब्रेन के माइंड हो सकता है या बिना माइंड के ब्रेन हो सकता है। लेकिन इस आइडिया से ज्यादा लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि ये ज्यादा कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करता। दूसरा है मोनिज्म। सिर्फ एक चीज है, सब कुछ एक ही चीज से बना है, माइंड और ब्रेन भी। फिजिकलिज्म कहता है कि फीलिंग्स ब्रेन के प्रोसेस के बराबर हैं, जैसे लाइटनिंग और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एक ही चीज हैं। पर लोग इससे भी खुश नहीं हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो सिर्फ कार्बन बेस्ड ब्रेन से ही फीलिंग महसूस कर सकते हैं। अगर किसी और प्लेनेट पे अलग टाइप का लाइफ हुआ तो वो फीलिंग नहीं महसूस कर सकते। ये सोचना थोड़ा अजीब है। और वैसे भी अगर फीलिंग्स फिजिकल स्टेट ही हैं तो फिर भी ये एक्सप्लेन नहीं करता कि कैसे ऐसा होता है। जैसे लाइटनिंग की वजह फिजिसिस्ट बता सकता है, पर ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से कैसे कॉन्शियसनेस आता है कोई नहीं बता सकता। 1759 में सैमुअल जॉनसन ने लिखा था, चीज सिर्फ शेप, साइज, स्पीड, डायरेक्शन में अलग हो सकती है, इन सब में कॉन्शियसनेस कहां से आ जाती है। मॉडर्न लोग भी कंफ्यूज्ड हैं। कोलिन मैगिन ने कहा, जैसे पानी कैसे शराब बन जाता है समझ नहीं आता, दिमाग का प्रोसेस कॉन्शियसनेस लाता है ये भी समझ नहीं आता। मैगिन कहते हैं कि शायद ये प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल है या सोल्यूशन है ही नहीं, या है तो हम कभी समझ नहीं सकते। कुछ प्रॉब्लम वैसे ही अनसॉल्वेबल होते हैं, जैसे छोटी बोतल में ज्यादा लिक्विड नहीं डाल सकते, या लेफ्ट हैंड का ग्लव राइट हैंड पे नहीं आ सकता। पर कॉन्शियसनेस की प्रॉब्लम वैसी नहीं है, क्योंकि ये रोज होती है। ब्रेन से कॉन्शियसनेस बनती है, रोज होता है। अगर ब्रेन का पानी कॉन्शियसनेस का शराब बन जाता है तो ये रोज का मिरेकल है, इसलिए इसको मिरेकल बोलना भी सही नहीं। लेबनिज ने कहा था, अगर कोई ब्रेन के अंदर फैक्ट्री जैसे घूमे तो सिर्फ मशीन के पार्ट्स दिखाई देंगे, फीलिंग दिखाई नहीं देगी। एक बार मैंने क्लास में एक डब्बा लाया, उसमें 2 चीजें थी। रूलर से डब्बे पे आवाज की, स्टूडेंट से पूछा क्या है अंदर। किसी ने कहा हॉलो ऑब्जेक्ट, किसी ने कहा बोन्स, फिर किसी ने कहा स्कल्स। फिर गेस किया कि एक छोटा है एक बड़ा, शायद आदमी और औरत के स्कल्स। फिर मैंने बताया ये अमेरिकन इंडियंस के स्कल्स हैं, ग्रेव से चुराए हुए। हो सकता है ये हस्बैंड वाइफ थे, एक कपल एक साथ मरे और एक साथ दफन हुए। मैंने उनको नाम दिए, हईवाथा और मिनेहाहा। स्टूडेंट्स को बुरा लगा, कहा यह गलत है। लेसन ये था कि 2 खोखली चीजें जो सिर्फ लाइम की बनी है, किसी और लेवल पे 2 लवर्स की निशानी भी हो सकती हैं। और कोई इनके साथ क्या करता है वो या तो मजाक हो सकता है या किसी की बेइज्जती। अलग अलग लेवल पे डिस्क्रिप्शन का मतलब अलग अलग होता है। अब जो चीज स्कल या मिल पे सच है वो ब्रेन पे और भी ज्यादा सच है। ब्रेन एक तरफ से फिजिकल ऑब्जेक्ट है, उसको उसके पार्ट्स में तोड़ के समझा जा सकता है, लेकिन सिर्फ यही एक तरीका नहीं है देखने का। शायद सबसे इंपॉर्टेंट भी नहीं। शायद हमें यह सोचना पड़ेगा कि ब्रेन समय के साथ क्या करता है, सिर्फ वो है क्या नहीं। एक आइडिया है कि ब्रेन को कंप्यूटर या लॉजिक मशीन की तरह देखिए। मतलब ब्रेन इंफॉर्मेशन लेता है, प्रोसेस करता है, नई इंफॉर्मेशन देता है। ये प्रोसेस अगर देखा जाए तो ब्रेन की प्रॉपर्टी फिजिकल से ज्यादा मैथमेटिकल हो सकती है। मतलब हो सकता है कि जो हम महसूस करते हैं वो ब्रेन की किसी स्पेशल लॉजिकल ऑपरेशन के बराबर हो, न कि किसी फिजिकल चीज के। इस थियरी को फंक्शनलिज्म कहते हैं। यह मानता है कि मेंटल स्टेट मतलब कंप्यूटेशनल स्टेट। कुछ फिलोसोफर्स इसको स्ट्रांगली मानते हैं, लेकिन ज्यादा लोग मानते हैं कि कंप्यूटेशनल स्टेट और कुछ मेंटल प्रोसेसेस एक जैसी हो सकती हैं। पर जब बात कॉन्शियस फीलिंग की आती है तो वो लाइन और हार्ड हो जाती है।
ये सोचना अजीब लगता है कि कॉन्शियसनेस लॉजिकल स्टेट पे डिपेंड करे, न कि मटेरियल स्टेट पे। अगर ये सही है तो एक मशीन भी चाहे किसी भी चीज की बनी हो कॉन्शियस हो सकती है। बहुत लोगों को ये बात हजम नहीं होती। जैसे मैगिन कहते हैं, कॉन्शियस एक्सपीरियंस को कंप्यूटेशन से नहीं समझा जा सकता। दूसरे कहते हैं, इंफॉर्मेशन फ्लो से कॉन्शियसनेस को समझना उतना ही अजीब है जितना न्यूरल फायरिंग से समझना। शायद हम अभी तक नहीं जानते कि नर्वस सिस्टम क्या कंप्यूट करता है। जब पता चलेगा तब शायद ये मिरेकल न लगे। अभी कुछ क्लियर नहीं है। जब तक हम माइंड के साइड को सही समझ नहीं लेते तब तक कुछ और बोलना मुश्किल है। कॉन्शियसनेस को समझने से पहले इंसान होने पर और उससे पहले सेंटिएंट होने पर बात करनी जरूरी है। 20th सेंचुरी फिलॉसफी में यह भी सोचा गया कि जब हम सही नहीं कह सकते शायद कहने लायक कुछ है ही नहीं। विटगेनस्टीन ने कहा, जो कहा जा सकता है क्लियरली कहा जा सकता है। लेकिन उनके कलीग ब्रॉड ने कहा कि क्लैरिटी कभी नहीं है, मतलब क्लियरली बोलना भी जरूरी नहीं कि सेंस हो। और वैसे भी सब लोग क्लियरली नहीं बोलते, फिर भी बात समझ लेते हैं। लैंग्वेज के बारे में सोचने का एक गलत तरीका भी है। जैसे डॉक्टर पेंगलोस कहते थे, सब कुछ बेस्ट है। लेकिन लैंग्वेज भी चाइल्ड जैसे ग्रो करती है। हो सकता है कुछ आइडियाज के लिए हमारी भाषा अभी बचपन में है। एक अच्छा एग्जाम्पल प्लेटो का है, जिन्हें नंबर्स के बारे में बात करने में प्रॉब्लम होती थी। द रिपब्लिक में प्लेटो कहते हैं, रूलर्स को ब्रीडिंग का राइट टाइम नहीं समझ आएगा, अरिथमेटिक से सब सॉल्व हो जाएगा। फिर कॉम्प्लिकेटेड तरीके से एक नंबर बताते हैं जो एक्चुअली 216 है, जो ग्रीक्स के हिसाब से प्रेगनेंसी का मिनिमम टाइम था। 216 मतलब 6 का क्यूब, और ये 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब भी है। प्लेटो को क्यूब का वर्ड नहीं था, इसलिए लंबा फ्रेज यूज किया। आजकल के बच्चे भी क्यूब का कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, पर तब शब्द नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्यूबिंग की बात ही ना करें। लेसन ये था कि शायद हम भी माइंड और कॉन्शियसनेस के लैंग्वेज के मामले में प्लेटो जैसी ही हालत में हैं। कुछ चीजें हम फील कर लेते हैं पर कह नहीं पाते। भाषा का प्रॉब्लम तब और दिखता है जब एक लैंग्वेज में शब्द हैं दूसरे में नहीं। जैसे थॉमस नेगल का एसे व्हाट इज इट लाइक टू बी अ बैट को फ्रेंच में ट्रांसलेट किया व्हाट इफेक्ट डज इट मेक टू बी अ बैट। लेकिन नेगल तो कह रहे थे कि बैट का अनुभव को इफेक्ट में नहीं समझा सकते, इसलिए शायद फ्रेंच रीडर बात नहीं समझे। पर शब्द ना भी हो, कॉन्सेप्ट तो होता है। लैंग्वेज का दूसरा प्रॉब्लम भी है, कभी कभी शब्द मिल जाते हैं पर वो असली काम के नहीं होते। जैसे फ्लोगिस्टन, इलेन वाइटल, एनिमल मैग्नेटिज्म या फिर फादर क्रिसमस। जॉर्ज इलियट ने कहा था, मैं चीजों के नाम जानना चाहती हूं, नाम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन नाम मिल जाता है तो लगता है चीज वैसे ही है, पर जरूरी नहीं। यानी वर्ड्स का होना या न होना दोनों कंफ्यूजन ला सकता है। इसलिए जब तक हम माइंड और कॉन्शियसनेस को सही से कह नहीं पाते तब तक समझना भी मुश्किल ही रहेगा। 1960s में इंग्लैंड में ग्रेट ट्रेन रॉबरी हुई। पुलिस कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाई। स्कॉटलैंड यार्ड के हेड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, रॉबरी के पीछे एक ब्रेन था। फ्रेंच न्यूज़पेपर ने मजाक उड़ाया, सब कुछ समझ आ गया, एक दिमाग था बस। पर असल में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं हुआ था, सिर्फ ब्रेन बोल देना एक एक्सक्यूज था कि पुलिस चोर को पकड़ नहीं पाई। लैंग्वेज के दो प्रॉब्लम है, कुछ जगह शब्द मिलते ही नहीं और कुछ जगह शब्द मिल जाते हैं पर असली मतलब नहीं निकलते। जॉर्ज इलियट का कैरेक्टर कहता है, टॉकिंग इज पजलिंग वर्क। माइंड के बारे में बात करना कितना कंफ्यूजिंग है ये रिसेंट लोगों के स्टेटमेंट से समझ में आता है।
किसी ने कहा, कॉन्शियसनेस जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेंशन है, इसने लाइफ को अपने आप को समझना सिखाया। दूसरे ने कहा, कॉन्शियस अवेयरनेस एक रियलिटी मॉडल की प्रॉपर्टी है जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। कोई फिलोसोफर कहता है, साइंस में कॉन्शियस शब्द का कोई यूज नहीं है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, साइकोलॉजी में कॉन्शियसनेस का रेफरेंस देना जरूरी है क्योंकि ये मेंटल लाइफ का मेन पार्ट है। एक और साइकोलॉजिस्ट ने कहा, मुझे क्लियर नहीं है कि लोग कॉन्शियसनेस बोलकर क्या कहना चाहते हैं। विलियम जेम्स ने कहा था, कॉन्शियसनेस एक नॉन एंटिटी है, उसको पहले प्रिंसिपल्स में जगह नहीं मिलनी चाहिए, ये बस एक पुराने सोल का बचा खुचा शैडो है, इसको ओपनली हटा देना चाहिए। जेम्स ने तो यहां तक कहा कि ब्रेथ ही वो एसेंस है जिससे फिलोसफर्स ने कॉन्शियसनेस बना दिया। यानी जेम्स, जिन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फेमस किया, बाद में खुद ही उस शब्द से डिसअपॉइंट हो गए। एक अमेरिकन स्कूल बॉय ने लिखा, वैक्यूम्स कुछ भी नहीं है, हम बस मेंशन करते हैं ताकि सबको पता चले कि हम जानते हैं वो होते हैं। कॉन्शियसनेस को नाम देने में प्रॉब्लम आ सकती है, पर यह इम्पॉसिबल नहीं है। सच ये है कि कॉन्शियसनेस सरफेस पे हर वक्त आ जाती है। मछली पकड़ने के तरीके बहुत हैं। जाल डाल के सब कुछ निकाल लीजिए, या हुक पे वर्म लगा के ट्राई करिए, या फिर एक पुराने तरीके से मछली को टिकल करिए, धीरे से उसके नीचे हाथ ले जाइए, उसे स्ट्रोक करिए, वो खुद आपके हाथ में आ जाएगी। मैं मानता हूं कॉन्शियसनेस को समझने के लिए हमें उसको धीरे धीरे अप्रोच करना पड़ेगा। मेरी इस किताब की कहानी मेंटल लाइफ की हिस्ट्री है, इवोल्यूशन की हिस्ट्री। जब से अर्थ बनी तब से लेके आज तक के ह्यूमंस तक। ये लंबा टाइम इसके लिए इसलिए कि पहले से ही डिसाइड न करें कि माइंड या कॉन्शियसनेस कब शुरू हुई या फिजिकल रियलिटी क्या है। अगर हम सिर्फ लास्ट 1 मिलियन साल देखें तो हमारे पास 2 चीजें मिलती हैं, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और मटेरियल वर्ल्ड। ये दोनों अलग लगती हैं, जोड़ने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर हम बहुत लंबा टाइम देखें तो शायद हम देख पाएंगे कि ये दोनों चीजें अलग अलग गिवन नहीं थी, बल्कि एक ही जगह से निकली हैं। सब्जेक्टिव और फिजिकल वर्क दोनों एक सोर्स से आए हैं, और अब हमें इनके अलग अलग इवोल्यूशन की स्टोरी ट्रेस करनी है। मुझे पक्का यकीन है कि ह्यूमन माइंड की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है मंकीज, रेप्टाइल्स, वर्म्स, इनसे लेके पहली लाइफ के शुरू होने तक। अगर ह्यूमन सीधा गॉड ने एक साथ बना दिया होता तो मेरी बात फेल हो जाती, पर फिर नेचुरल फिलॉसफी भी फेल हो जाती। जब अर्थ बनी थी 4 बिलियन साल पहले, तब कोई माइंड नहीं था। इसका मतलब तब पूरी दुनिया अनएक्सपीरियंस्ड थी, अननोन थी। कोई भी चीज किसी भी चीज के लिए एक्सपीरियंस नहीं थी। तब तक कुछ भी फिनोमेनन नहीं था, क्योंकि फिनोमेनन का मतलब है किसी ऑब्जर्वर के लिए चीज का दिखना या महसूस होना। इसलिए 4 बिलियन साल पहले सब्जेक्टिव फीलिंग्स भी नहीं थी, न लाल रंग, न पेन, और इतना ही नहीं, मटेरियल वर्ल्ड का कोई फिनोमेनन भी नहीं था, न लाल लाइट, न तेज चीज, न वेट, क्योंकि किसी ने उन्हें सोचा ही नहीं था। पॉइंट सिंपल है, जब तक कोई देखने या महसूस करने वाला नहीं था, तब तक न सब्जेक्टिव चीज थी, न फिजिकल इवेंट। आप कह सकते हैं तब भी वॉल्केनो, डस्ट स्टॉर्म, स्टारलाइट होते होंगे। सूरज उगता था, पानी बह रहा था, लाइट तेज चलती थी। हाँ, अगर आप वहां होते तो सब ऐसे ही दिखता, पर आप वहां नहीं थे, कोई भी नहीं था। जब कोई नहीं था तो कोई वॉल्केनो, कोई डस्ट स्टॉर्म एक्सपीरियंस के फॉर्म में नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया में कुछ सब्सटेंस नहीं था, शायद उस वक्त सिर्फ वर्ल्ड स्टफ था जिसकी प्रॉपर्टीज किसी माइंड ने अभी तक डिसाइड नहीं किया था। आज 4 बिलियन साल बाद
दुनिया बदल गई है। अब हर जगह दिमाग वाले एनिमल्स हैं और दुनिया हर तरह से एक्सपीरियंस्ड है, जानकारी से भरी हुई। अब सब्जेक्टिव फीलिंग्स भी हैं और मटेरियल वर्ल्ड भी हमारे लिए एज अ फिनोमिनन है। अब हम इमेजिन कर सकते हैं दूसरी जगह भी ऐसे ही फिनोमिना है, पास्ट में या फ्यूचर में भी हो सकते हैं। हम सोच सकते हैं जंगल में पेड़ गिरने की आवाज जब कोई नहीं सुन रहा। हम बिग बैंग को भी इमेजिन कर सकते हैं, पर असली में जब हुआ तब कोई भी एक्सपीरियंस करने वाला नहीं था। अब जब हम दोनों एंड्स देख लिए हैं, तब सवाल यह है कि बीच में क्या हुआ। अब मैं हिस्ट्री को एक छोटा वर्जन में बताऊंगा। सबसे पहले प्रिमिवल सूप में चांस से पहली लिविंग मॉलिक्यूल्स बनी जो खुद को कॉपी कर सकती थी। टाइम के साथ डार्विनियन इवोल्यूशन चालू हुआ जो उन मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट करने लगा जो सरवाइव कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। पहले कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जैसे डीएनए, फिर सिंगल सेल यानी बैक्टीरिया, अमीबा, फिर मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स, वर्म्स, फिश, हम बने। लिविंग एनिमल की अपनी फॉर्म और अपना सब्सटेंस होता था। हर एनिमल एक बाउंडेड पैकेज था जिसका कंटेंट एक साथ था। ओनरशिप या बिलोंगिंग की फीलिंग बेसिक है। यह कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी है पर इंपॉर्टेंट है। चाहे अमीबा हो या एलिफेंट, एनिमल एक सेल्फ इंटीग्रेटिंग और सेल्फ इंडिविजुएटिंग होल है। रेन ड्रॉप या मून की तरह नहीं। उनकी बाउंड्रीज खुद बनाई और मेंटेन की होती है। बाउंड्री के एक तरफ मैं, दूसरी तरफ नॉट मैं, और ये मेरा लाइफ, मेरा फॉर्म, मेरा सब्सटेंस ही खतरे में होता था। तो बाउंड्रीज और फिजिकल स्ट्रक्चर जैसे मेम्ब्रेन, स्किन, ये सबसे इंपॉर्टेंट थे। पहला काम था एनिमल को बाहर की चीज से अलग रखना। दूसरा, सरफेस पे वर्ल्ड और एनिमल का कांटेक्ट होता था। यही से एनर्जी, मैटर, इन्फो अंदर आती थी। लाइट गिरती थी, ऑब्जेक्ट्स टकराते थे, केमिकल्स चिपकते थे। कुछ चीजें अच्छी, कुछ खराब, कुछ न्यूट्रल। जो एनिमल गुड या बैड चीजें पहचान सके, गुड को ले सके, बैड से बच सके, वो सरवाइव करता था। नेचुरल सिलेक्शन ने सेंसिटिविटी को सिलेक्ट किया। पहले सेंसिटिविटी का मतलब सिंपल था, लोकल रिएक्ट करना। जैसे सनलाइट से किसी आदमी की गर्दन लाल हो जाती थी, वैसे ही पहले एनिमल्स के रिस्पॉन्स सिंपल थे। जैसे स्किन में स्वेलिंग, कॉन्ट्रैक्शन, एनगल्फिंग। फिर धीरे धीरे सेंस ऑर्गन्स इवॉल्व हुए, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ी, रिस्पॉन्सेस अलग अलग हुए। अब स्टिमुलस का इफेक्ट दूसरे पार्ट तक रिले होता था। कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स पॉसिबल हो गया। जैसे एक झटके पर सिर्फ हटना नहीं, पूरा एनिमल स्विम करके दूर चले जाना। टाइम के साथ अलग स्टिमुलस पर अलग एक्शन पैटर्न आने लगे। जैसे एक एनिमल पॉन्ड में रेड लाइट पे ऊपर जाए, ब्लू लाइट पे नीचे, मतलब स्टिमुलस की इन्फो एक्शन में प्रिजर्व होने लगी। एक्शन पैटर्न स्टिमुलस का सिंबॉलिक रेप्लिका बन गया। लेकिन इस लेवल के सेंसिटिविटी पे भी इन्वायरमेंटल इवेंट्स का एक्चुअल मीनिंग नहीं बना था। पर अब भी कुछ बदल रहा था। कुछ इवेंट्स एनिमल के लिए गुड या बैड, एडिबल या इनएडिबल बनने लगे। मतलब मेरे लिए कोई चीज अच्छी है या बुरी है। ये एम्फेसाइज इसलिए है क्योंकि अच्छा या बुरा सिर्फ रिएक्शन नहीं, एनिमल के लिए मीनिंगफुल भी हो गया। लाइकिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे डिटेल में हम समझेंगे। एक एनिमल को कोई चीज कितनी पसंद है या नहीं, ये बेसिक सवाल है कि उसको किसी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स का एक्सपीरियंस कैसे है। लाइकिंग, डिसलाइकिंग यानी पसंद नापसंद के अलग अलग लेवल्स हैं। जैसे जैसे एनिमल्स की सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिविटी इवॉल्व हुई, वैसे वैसे उनके दुनिया को महसूस करने के तरीके भी अलग हुए।
शुरू में सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिविटी एकदम साथ थी, जैसे खुजली आए तो खुजलाना या भारी चीज उठाना मुश्किल लगना। पर जैसे जैसे एनिमल्स स्मार्ट होते गए, उन्होंने अपने बिहेवियर को इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना सीख लिया। सेंसरी साइड और रिस्पॉन्स साइड थोड़ा अलग होने लगे। अब एक सेंट्रल साइट इवॉल्व हुई जहां एक्शन प्लान्स स्टोर होने लगे। मतलब सोच पहले बनती फिर एक्शन होता। ये वही वजह थी जहां माइंड का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। यानी जब एनिमल अपने एक्सपीरियंसेस को स्टोर, याद या चेंज कर सकता था, वो माइंड का स्टार्ट था। माइंड का बेस नर्वस टिश्यू था और एडवांस्ड एनिमल्स में ये ब्रेन में सेंटर हो गया। इंसान में भी दिमाग बनता है स्किन के इन फोल्डिंग से। जब प्रोटोटिपिकल माइंड्स इवॉल्व हो गई, कुछ वर्ल्ड के इवेंट्स पहली बार किसी के लिए मीनिंगफुल बनने लगे। पहली बार हिस्ट्री में जब से यूनिवर्स बना था, कुछ चीजें किसी के लिए मैटर्ड करने लगी, क्योंकि अब कोई था जिसको फर्क पड़ता था। मतलब सेंसरी एक्सपीरियंस की फेनोमेनोलॉजी सबसे पहले आई। पहले टेस्ट्स, स्मेल्स, टिकल्स, पेन, वार्मथ, लाइट, साउंड, ये सब आई। हो सकता है कुछ जगह इवोल्यूशन यहीं तक रुक गया हो, शायद किसी और प्लेनेट पर, या जमीन के प्रिमिटिव एनिमल्स या एक न्यू बॉर्न बेबी में यही कंडीशन हो। पर इंसान का माइंड यहीं तक नहीं रुकता, क्योंकि अगर रुकता तो हम ऑब्जेक्टिव फिजिकल चीजें नहीं समझ पाते। शुरू से ही मेंटल इवोल्यूशन के दो ट्रैक थे। एक तरफ एनिमल अपना करंट स्टेट समझ पाता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ एनिमल के लिए फायदा था अगर वो एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी समझ पाता कि बाहर क्या हो रहा है। ये दोनों सवाल अलग हैं, जवाब भी अलग चाहिए। जैसे एक अमीबा के स्किन पे सनलाइट पड़ रही है, उसके लिए ये उसकी हेल्थ का मैटर है, तो ये सब्जेक्टिव सेंसेशन बन गया। लेकिन वही सनलाइट एक ऑब्जेक्टिव फिजिकल फैक्ट भी है कि सन एग्जिस्ट करता है। अमीबा को शायद सन से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दूसरे एनिमल्स को पड़ सकता है। जैसे एक शैडो अमीबा पे गिर रही है, तो अगर अमीबा समझ पाए कि प्रेडेटर आ रहा है तो उसकी सर्वाइवल की चांस बढ़ जाएगी। सवाल यह है कि स्टिमुलस को साइन के रूप में कैसे समझा जाए। मतलब साइन को सिग्निफाइड से कैसे जोड़ें। जब तक सेंस ऑर्गन्स सेंट्रल प्रोसेसर से कनेक्टेड हुए, तब तक इन्फो इनपुट के रूप में आ गई थी। लेकिन उसके बाद जो प्रोसेसिंग हुई वो क्वालिटी पर थी, क्वांटिटी पर नहीं। मतलब अभी भी फोकस ट्रांजिएंट प्रेजेंट पे था, परमानेंट आइडेंटिटी पे नहीं, मी नेस पे था, अदरनेस पे नहीं। अगर यही इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल वर्ल्ड को समझने में यूज करना था, तो एक नया स्टाइल ऑफ प्रोसेसिंग इवॉल्व हुआ जो फोकस करता है ऑब्जेक्ट परमानेंस पे, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज पे, कि मेरे लिए क्या है से ज्यादा ये चीज वर्ल्ड में किस जगह फिट होती है इस पर। यानी फाइनली दो अलग टाइप की मेंटल रिप्रेजेंटेशन इवॉल्व हुई। एक सब्जेक्टिव फीलिंग्स यानी क्वालिया, सेल्फ नॉलेज। दूसरी कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की नॉलेज। जब अर्थ बनी थी तब दोनों नहीं थे, अब दोनों हैं। इन डुअल रिप्रेजेंटेशन का इवोल्यूशन ही समझाता है कि आज सब्जेक्टिव फीलिंग्स और मटेरियल वर्ल्ड एक दूसरे के सामने खड़े हैं।
क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, वाइन वर्सेस वाटर। पिकासो ने कहा था नेचर और आर्ट एक नहीं हो सकते। वैसे ही सब्जेक्टिव फीलिंग्स और फिजिकल फिनोमेना अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं हो सकते। अब स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले मुझे आज के इंसान की रियल कंडीशन पर आना है। मैं अपनी डेस्क पर बैठा हूं। विंडो के बाहर गार्डन दिख रहा है, हाथ में चाय है, दूर से आवाज आ रही है, एक चींटी पैर पे चल रही है। मेरी बॉडी सरफेस इन्वायरमेंटल स्टिमुली से घिरा है। एक लेवल पे मैं अमीबा की तरह हूं। स्टिमुली को डायरेक्ट अपनी बॉडी पे इफेक्ट के हिसाब से समझ रहा हूं। कुछ चीजें मुझे पसंद हैं, कुछ नहीं, और पसंद नापसंद की क्वालिटी अलग है। यहां मैं अपने प्राइवेट वर्ल्ड के सेंटर में हूं, अपनी सेंसेशंस का राजा हूं। दूसरे लेवल पे मैं सेम स्टिमुली को साइन के रूप में समझ रहा हूं। फूल दिख रहे हैं, बादल की गरज सुन रहा हूं, लेवेंडर की स्मेल महसूस कर रहा हूं। लगता है चींटी है। सूरज देख के समय भी समझ सकता हूं। इस लेवल पे मैं स्पेक्टेटर हूं, एक पब्लिक वर्ल्ड का, जहां फिजिकल चीजें इंडिपेंडेंट हैं। ये तरीका बस एक तरीका है समझने का, पर इसको पहले भी कई राइटर मान चुके हैं। थॉमस रीड ने 1785 में कहा, सेंसेस का डबल काम है, फील भी करना और परसीव भी। सेंसेस हमें सेंसेशंस देते हैं, कभी अच्छी, कभी दुख भरी, कभी इंडिफरेंट। साथ ही हमें एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स का बिलीफ भी देते हैं। ये कॉन्सेप्शन परसेप्शन कहलाता है, और जो फीलिंग साथ आती है वो सेंसेशन। जैसे गुलाब को स्मेल करते हैं तो खुशबू सेंसेशन है, लेकिन परसेप्शन है कि वो स्मेल गुलाब में है। फ्रॉइड ने कहा मेंटल फंक्शनिंग के दो प्रिंसिपल हैं, प्लेजर और रियलिटी प्रिंसिपल। साइकेट्रिस्ट अर्नस्ट स्केस्टेल ने कहा ऑटोसेंट्रिक और एलोसेंट्रिक मोड्स। ऑटोसेंट्रिक में आदमी सिर्फ अपनी फीलिंग पे फोकस करता है, एलोसेंट्रिक में ऑब्जेक्ट पे। ईडी स्टारबक ने इंटीमेट और डिफाइनिंग सेंसेस का फर्क बताया। डिफाइनिंग सेंस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है। इंटीमेट सेंस ऑब्जेक्ट के क्वालिटी को डायरेक्ट ही पसंद या नापसंद के हिसाब से महसूस करता है। सेंसेस दोनों तरीके से डेवलप हुए हैं। एक तरफ डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस, सिस्टम बिल्डिंग, दूसरी तरफ सटल यानी सूक्ष्म मीनिंग, राइट रिलेशनशिप विद एक्सपीरियंस। स्टारबक कहते हैं कि आउटर वर्ल्ड को समझने के भी अलग तरीके हो सकते हैं, इसलिए हो सकता है रियलिटी के भी अलग टाइप हों। तो एक्सपीरियंस के दो कैटेगरी हैं, सेंसेशन यानी सब्जेक्टिव, मेरे लिए क्या हो रहा है, और परसेप्शन यानी ऑब्जेक्टिव, बाहर क्या हो रहा है। ये अलग तरीके हैं एक ही स्टिमुलस को समझने के, और जनरली लैंग्वेज में ये फर्क दिखाई नहीं देता। जैसे स्वीट या रेड या शार्प का यूज हम दोनों के लिए करते हैं, अपनी फीलिंग के लिए भी और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के लिए भी। रीड कहते हैं कि सेंसेशन में एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बस महसूस होता है। परसेप्शन में एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का बिलीफ होता है, पर दोनों साथ होते हैं, इसलिए हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और दोनों को एक ही नाम दे देते हैं। अगर हम मान लें कि लैंग्वेज परफेक्ट है, तो लग सकता है
कि सेंसेशन और परसेप्शन एक ही चीज है, क्योंकि शब्द दोनों को मिला के यूज होते हैं। पर जैसे फ्रेंच में मूटन का मतलब शीप भी है और शीप का मीट भी, या इंग्लिश में लैम्ब और चिकन दोनों एनिमल और मीट के लिए, वैसे ही हमने शायद सेंसेशंस और परसेप्शंस को लैंग्वेज में अलग शब्द नहीं दिए। हो सकता है फ्यूचर में इंग्लिश में अलग शब्द आ जाए। अभी तक हम प्री नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट वाली स्टेज पर हैं। फिलोसोफर्स ने इस पे बहुत डिबेट की है। लैंग्वेज की कंफ्यूजन की वजह से सब एग्री नहीं करते। मैं ये मानता हूं कि सेंसेशन और परसेप्शन अलग हैं, और आगे मैं ये प्रूव भी करूंगा। फिलहाल लैंग्वेज के प्रॉब्लम को साइड में रखते हैं और एक इंपॉर्टेंट सवाल पे आते हैं। अगर सेंसेशन और परसेप्शन अलग हैं तो इनका रिलेशन क्या है? दो मेन पॉसिबिलिटीज हैं। या तो माइंड में दोनों पैरेलल चैनल्स हैं, या फिर एक के बाद एक सीरियली प्रोसेस होते हैं। रीड ने भी एक तरफ कहा परसेप्शन इमीडिएट है, रीजनिंग पे डिपेंड नहीं करती। फिर कहा कि प्लेजेंट सेंसेशन आती है जब रोज पास होता है, तो लगता है रोज में कोई क्वालिटी है जो सेंसेशन का कारण है। यानी परसेप्शन सेंसेशन के बाद आता है। परसेप्शन एक कंक्लूजन है जो सेंसेशन पे बेस्ड है। अगर ये सही है तो मेरी पूरी बात फेल हो जाती, क्योंकि फिर एक ही चैनल होता, बस सेंसेशन रॉ होता, परसेप्शन प्रोसेस्ड। फिर सब्जेक्टिव फीलिंग्स और फिजिकल फिनोमेना के बीच जो मेन डिफरेंस बोल रहा हूं वो खत्म हो जाता। अब सवाल है, क्या कोई कंक्लूसिव तरीका है डिसाइड करने का कि पैरेलल सही है या सीरियल? जवाब है, देखिए कि क्या सेंसेशन और परसेप्शन कभी अलग हो सकते हैं। पैरेलल मॉडल में हो सकता है, सीरियल में नहीं हो सकता। मैं आगे चैप्टर्स में प्रूफ दूंगा कि परसेप्शन बिना सेंसेशन के भी हो सकता है, यानी माइंड में दो अलग चैनल्स हैं। साइकोलॉजी की हिस्ट्री में ये डिबेट रही और इसका बुरा इफेक्ट हुआ। जब डाउट्स आए कि परसेप्शन सेंसेशन के बाद नहीं आती, साइकोलॉजिस्ट ने सिर्फ परसेप्शन पे फोकस किया, सेंसेशन पे इंटरेस्ट छोड़ दिया। ऑटोसेंट्रिसिटी, अफेक्ट, सब्जेक्टिव फीलिंग्स सब इग्नोर हो गई। 1623 में ड्रमोंड ने लिखा सेंसेस सोल के गेट्स हैं। रीड ने कहा सेंसेस डबल काम करती हैं, सेंसेशंस और परसेप्शन। पर 1905 तक फ्रॉयड ने कहा प्लेजर पेन का एरिया साइकोलॉजी का वीकेस्ट पॉइंट है, और आज भी ये सही है। ओल्ड आर्ट जैसे यूनिकॉर्न, टेपेस्ट्रीज यानी पेरिस में 5 सेंसेस को उनकी इंजॉयमेंट से दिखाया, पर आज की साइकोलॉजी में ये चीज बस नोट बन गई है। बायरन ने कहा था लाइफ का ऑब्जेक्ट है सेंसेशन, फील करना कि हम एग्जिस्ट करते हैं चाहे पेन हो। मॉडर्न बुक्स भी कलर का एस्थेटिक साइड फुट नोट में डाल देती हैं। ये बायस ठीक करना जरूरी है। जब तक हम सेंसेशन की अफेक्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, हम कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश खाली फूल में कर रहे हैं। विजन इंसान का मेन सेंस है, सबसे ज्यादा इस पे स्टडी हुई है, और इसी में सेंसेशन और परसेप्शन को अलग करना सबसे मुश्किल है। स्मेल का एग्जाम्पल लेना आसान है, सब समझ लेते हैं कि स्मेल अच्छी या बुरी लग सकती है, और ये मेरे लिए क्या हो रहा है यानी सेंसेशन, और बाहर क्या हो रहा है यानी परसेप्शन अलग है।
जब हम सेवर करना चाहते हैं तो गहरी सांस लेते हैं। जब पता करना है ऑब्जेक्ट की स्मेल कैसी है तो छोटे छोटे स्निफ्स लेते हैं। लेकिन विजन में यह इतना साफ नहीं है। विजुअल सेंसेशन का अफेक्ट है, पर स्मेल जितना स्ट्रांग नहीं लगता। न ही सबको आसान लगता है कि विजुअल सेंसेशन और परसेप्शन अलग कैटेगरी है। मैं फॉर्मूला रिपीट कर सकता हूं। लाइट रेटिना पे पड़ रही है तो रेडनेस का सेंसेशन मेरे लिए, और रोज के पेटल से लाइट आई है तो परसेप्शन बाहर की चीज। पर यह बात लोगों को उतनी साफ नहीं लगती। आंख के पैसिव और एक्टिव तरीके से यूज करने की भी कोई स्ट्रॉन्ग एनोलॉजी नहीं है जैसे नोज में है। शायद इसी वजह से विजन फिलोसोफर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। विटगेंस्टीन ने कहा, हम देखने के कुछ एस्पेक्ट्स को कंफ्यूजिंग पाते हैं क्योंकि हम पूरे देखने को इनफ कंफ्यूजिंग नहीं मानते। बोरा के फिलोसोफर ने पूरा टर्म डिबेट किया, फिर कहा, मुझे नहीं पता हम क्या देखते हैं। शायद उस फिलोसोफर के लिए क्लियर नहीं था कि विजन का डबल प्रोविंस है। एक ही समय पे हम अपने बाउंड्री पे क्या हो रहा है और एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, दोनों का इंफॉर्मेशन मिलता है। विजन एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी। इवोल्यूशन में विजुअल सेंस पहले सरफेस सेंस था, जो लाइट के टच, टेस्ट या स्मेल जैसा लगता था। प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के पास आंख नहीं थी, उनकी पूरी बॉडी सरफेस लाइट के लिए सेंसिटिव थी। उनके सेंसरी रिसेप्टर्स मल्टी यूज थे, लाइट, सॉल्ट, वाइब्रेशन सब सेंस करते थे। जब फोटो रिसेप्टर्स आए, वो एग्जिस्टिंग रिसेप्टर्स से इवॉल्व हुए, बस लाइट के लिए थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हो गए। सीलिया से ही रॉड्स और कोन्स आए, पहले मेनली टच सेंसिटिव थे। सबसे पहले फोटो रिसेप्टर्स का काम सिर्फ इल्यूमिनेशन लेवल डिटेक्ट करना था। लाइट अच्छी है तो वहीं रहिए, बुरी है तो शिफ्ट हो जाइए। पर जब तक एनिमल कंपेयर नहीं कर सके कहाँ लाइट ज्यादा है कहाँ कम, तब तक डायरेक्शन पता नहीं चलती थी। जब एनिमल्स ने बॉडी के अलग पार्ट्स पे इल्यूमिनेशन कंपेयर करना सीखा, तब वो सही डायरेक्शन में मूव कर पाए। केंचुए के पूरे बॉडी पे फोटो रिसेप्टर्स हैं। केंचुए को रोशनी पसंद नहीं, टॉर्च लगाइए तो तुरंत मूव करता है। ब्राइट साइड और डार्क साइड का डिफरेंस देखता है, इसी हिसाब से मूव करता है। फ्रॉग में भी पूरे स्किन पे फोटो रिसेप्टर्स हैं और आंख के बिना भी फ्रॉग लाइट की तरफ मूव करता है। अभी ये पूछना शायद जल्दी होगा कि वॉर्म या आंख बंद फ्रॉग क्या देखते हैं, पर सिंपल लॉजिक से वॉर्म की बॉडी में लाइट की रिप्रेजेंटेशन विजुअल परसेप्शन नहीं, विजुअल सेंसेशन है। मतलब वॉर्म का नर्वस सिस्टम लाइट को मेरे साथ हो रहा है और पसंद नहीं की तरह रिप्रेजेंट करता है। इंसान के लिए पूरी बॉडी पे लाइट फील करना मुश्किल है, पर हम टेस्ट, स्मेल, टच से इमेजिन कर सकते हैं। अगर मैं सोचूं कि मैं वॉर्म हूं, कीड़ा हूं, तो मैं सोच सकता हूं कि लाइट मुझे छू रही है, टिकल या पेन हो रहा है, या उसका टेस्ट या स्मेल बुरा है। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि वॉर्म के टच ऑफ लाइट का एक्सपीरियंस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में हमारी विजुअल एक्सपीरियंस की लाइन में है। इवोल्यूशन में फोटो रिसेप्टर्स क्लस्टर होके आई स्पॉट्स बन गए। जैसे सिंगल सेल एनिमल्स में एक
स्पेशल पैच हो गया। आई स्पॉट्स एफिशिएंट थे अलग जगह की लाइट को कंपेयर करने के लिए, और फिर आई स्पॉट से आगे इमेज फॉर्मिंग आई। पहले फ्लैट पैच, फिर कप, फिर स्फेरिकल कैविटी, फिर लेंस। ये सब पिन होल कैमरा जैसे काम करते थे। अब डायरेक्शन का भी पता चलने लगा। कैमरा लाइक आइज कई बार इवोल्यूशन में इंडिपेंडेंटली बनी, पर पहले फंक्शन सिर्फ इल्यूमिनेशन लेवल या डायरेक्शन को एसेस करना था, परसेप्शन का नहीं। जब रेटिना पे इमेज मूव करती थी तो एनिमल को सिर्फ विजुअल स्टिमुलस का स्ट्रोक्ड फील होता था, बस। लेकिन इवोल्यूशन यहां नहीं रुकी। जब आंख बन गई, परसेप्चुअल एनालिसिस पॉसिबल हो गया। शेप, साइज, कलर का डिफरेंस दिखने लगा। यानी लाइट स्टिमुलेशन अब एक्सटर्नल वर्ल्ड का इन्फो देने लगा। विजुअल परसेप्शन का सेपरेट चैनल डेवलप हो गया सेंसेशन के साथ साथ। अब एनिमल्स को लाइट का इफेक्ट भी मिलता रहा, बॉडी पे क्या हो रहा है, और डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज भी कि बाहर क्या है। आखिर में ऐसे ही एनिमल्स आए जिनके पास आंख भी है, दिमाग भी है, जैसे हम, जो जब गुलाब देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स सीइंग का एक्सपीरियंस मिलता है। आज लगता है विजन का मेन काम परसेप्शन है। सेंसेशन का अफेक्ट कम हो गया, पर इवोल्यूशन का रूल है कि हिस्ट्री कभी पूरी नहीं भूलती। जैसे हमारे खून में अभी भी वही सॉल्ट है जो ओशंस में था जब पहली जिंदगी बनी, वैसे ही हमारी सीइंग यानी देखने में भी वही पुराने दिनों की याद है जब लाइट का टच, डायरेक्शन महसूस होता था। दूसरा रूल ये है कि जैसे जैसे एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर का ओल्ड रोल कम होता है, नए रोल्स मिल जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि विजुअल सेंसेशन अब ह्यूमन लाइफ में सेकेंडरी रोल प्ले कर रही है, जो केंचुओं में नहीं है। इंसान अक्सर लाइटनेस को डार्कनेस से ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए सूर्य देवता सबसे बड़े माने जाते हैं और रोशनी खुशी की सिंबल है, डार्कनेस उदासी की। पर असली मूड पर सबसे ज्यादा इफेक्ट कलर का होता है, लाइट का नहीं। कैंडिस्की ने कहा, कलर एक पावर है जो सीधा सोल को अफेक्ट करता है। कलर कीबोर्ड है, आंखें हैमर हैं और सोल पियानो है। आर्टिस्ट बैंड है जो अलग की बजाता है, सोल वाइब्रेट होती है। सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं, सिंपल कलर्ड लाइट भी इंसान को काफी इफेक्ट करती हैं। रेड लाइट से इंसान की बॉडी एक्टिव हो जाती है, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, सांस सब तेज हो जाते हैं। ब्लू लाइट में सब स्लो हो जाता है और ये रिस्पॉन्स बच्चों में भी मिलता है बिना सीखे। लोग रेड कमरे में ज्यादा गर्मी फील करते हैं, ब्लू में ठंड। और काफी जगह स्टडीज में दिखाया गया कि कलर से मूड, टाइम का फील, इवन बॉडी का रिएक्शन चेंज हो जाता है। फैक्ट्री में रेड पेंट होने से वर्कर्स एग्रेसिव हो गए, ग्रीन पेंट लगाने पे सब शांत हो गए। आर्ट थेरेपी में देखा गया जो सुसाइड का सोच रहे होते हैं वो येलो कलर ज्यादा यूज करते हैं, जैसे वान गॉग ने किया। लंदन के एक एग्जीबिशन में येलो रूम में बच्चों ने सब टॉयज तोड़ दिए सिर्फ कलर की वजह से। कुछ पेशेंट्स में तो कलर का इफेक्ट डेंजरस था। रेड ड्रेस पहनने पे उनकी बॉडी में पेन, डिजीनेस, पेल्पिटेशन हो जाता था। ग्रीन या ब्लू पे सब नॉर्मल हो जाता था। रेड लाइट में पेन ज्यादा महसूस होता था, ब्लू में सब ठीक लगता था। एक म्यूजिशियन मैनफ्रेड क्लाइंस ने इमोशंस मेजर करने के लिए मशीन बनाई
जिसमें रेड का सिग्नल स्ट्रॉन्ग आउटर डायरेक्टेड होता था, ब्लू का काम। हेट और फ्रेंडशिप के सिग्नल्स भी बिल्कुल रेड और ब्लू जैसे ही मिले। रिसर्च चाहे परफेक्ट ना हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इंसान के अंदर अभी भी लाइट का रॉ मेमोरी है। हम अब भी एंसेस्टर्स की तरह लाइट को डायरेक्ट फील करते हैं, वो बॉडी हो या मसल्स या ग्लैंड्स। कॉलरिज के लिए देखने का एक्सपीरियंस इरोटिक था। वर्ड्सवर्थ अपनी जवानी में कलर और फॉर्म से प्यार करते थे। उनको रॉ लाइट चाहिए थी, सोची समझी परसेप्शन नहीं। प्लेटो ने विजन और हियरिंग को हायर सेंसेस कहा, स्मेल, टेस्ट, टच को लोअर, क्योंकि वो रेशनल नॉलेज नहीं देते। प्लेटो के बाद यूरोप में भी यही सोच आ गई। आर्ट में भी सिक्स्थ टेपेस्ट्री में लेडी सेंसेशन को छोड़ के दिमाग की सुन रही है, रेशनल माइंड को क्लियर रखने के लिए। पर नेचर को हटा भी दीजिए, वो वापस आ जाती है। वर्ड्सवर्थ ने भी माना कि सिर्फ दिमाग की सुनना बेकार है, सेंसेस को एंजॉय करना भी जरूरी है। इंग्लैंड के पेंटर टर्नर ने, फ्रांस में इम्प्रेशनिस्ट ने खाली आंख से पेंट किया, जैसे लाइट का वॉश कैनवस पे। टर्नर के लैंडस्केप्स में लैंड, सी सब ब्लर हो जाता है, बस कलर्स और लाइट दिखती हैं। ऑब्जेक्ट की डिफिनीशन खत्म हो जाती है। मतलब पेंटिंग देखने वाले को एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट नहीं, बस लाइट का केयर्स महसूस होता है। मॉनेट ने एक ही चर्च को अलग अलग लाइट में 20 बार पेंट किया। हर पेंटिंग में ऑब्जेक्ट वही, पर सेंसेशन अलग। सेज़ेने ने कहा, जो सिर्फ ऑब्जेक्ट पे ध्यान देता है वो असली सेंसेशन मिस कर देता है। एक फार्मर को पेड़ ग्रीन दिखते ही नहीं, वो सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें देख पाता है, कलर का फील ही नहीं आता। जैसे वाइन टेस्टर टेस्ट की एंजॉयमेंट छोड़ देता है जब उसको बस पता लगाना हो वाइन किस चीज की है, वैसे ही हम भी कई बार लाइट के ब्यूटी को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल चीज पे फोकस करते हैं। बहुत लोग जैसे फार्मर बायोलॉजिकल रीजन से सिर्फ वर्ल्ड को ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, परसेप्शन में अटके रहते हैं। विलियम ब्लेक ने कहा था, डोर्स ऑफ परसेप्शन क्लीन करिए, पर यह आसान नहीं है। या तो पैसिवनेस या मेडिटेशन, या फिर जल्दी और इफेक्टिव तरीका है साइकोडेलिक ड्रग्स। हक्सली ने मेस्केलिन लेके कहा, सब कुछ ग्लोइंग हो गया, रेड रूबीज, एमरल्ड बुक्स, परसेप्शन की जगह सिर्फ इंटेंसिटी महसूस हुई। एलएसडी लेने वाली लेडी ने कहा, सब कुछ ल्यूमिनस था, स्पेस क्रिस्टल जैसा था, मैं बस कह सकती थी कि सब कुछ डिवाइन है। दोनों ने बताया कि सेंसेशन ओवर पावर हो जाती है, परसेप्शन पीछे हो जाती है, जब इंसान अपनी आंखों को आउटवर्ल्ड दुनिया से हटाकर अंदर की तरफ फोकस करता है। इंसान के सारे थॉट्स या आइडियाज या तो सेंसेस से आते हैं या फिर माइंड के अपने ऑपरेशन से। जैसे लॉक ने कहा था, सेंसेस हमारे लिए गेट और विंडो की तरह हैं, सब नया इन्फो वहीं से आता है। लेकिन ये जो सरफेस स्टिमुली आती है, इसको हम कैसे समझते हैं, ये अभी भी बहुत कंफ्यूजिंग है। क्या सेंसेशन और परसेप्शन अलग चीजें हैं? जब मैं कोई कलर देखता हूँ या फूल की खुशबू लेता हूँ या पेन फील करता हूँ, तो क्या दो चीजें हो रही हैं या सिर्फ एक? और अगर इंसान में दो हैं तो दूसरे जानवरों में क्या? जैसे एक बैट, एक चमगादड़ जो इको से देखता है, या एक पिजन
जो मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्शन पकड़ता है, या एक रोबोट जिसमें कंप्यूटर और सेंसर्स हैं, क्या उनमें भी सेंसेशन और परसेप्शन अलग अलग हैं या नहीं? और अगर हैं भी तो कैसे पता चलेगा? क्या हमारा पेन दूसरे के पेन जैसा है भी या नहीं? कैसे पता चलेगा? ये सब प्राइवेसी ऑफ एक्सपीरियंस और अदर माइंड्स की फेमस प्रॉब्लम तक ले जाते हैं। फिलोसोफर्स अक्सर एज्यूम कर लेते हैं कि सेंसरी एक्सपीरियंस क्या है बिना डीप सोच के। जैसे रसल ने कहा, जो चाहिए पॉस्टुलेट कर लीजिए, वही आसान है। इसलिए एक फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट है इन्वर्टेड स्पेक्ट्रम का। सोचिए ऐसी स्पेक्स पहनिए जो सारे कलर्स उल्टे कर दे, ग्रीन रेड बन जाए, ब्लू येलो बन जाए, सब कुछ पलट जाए। शुरू में जब ये चश्मा पहनेंगे तो आपकी सेंसेशन भी बदलेगी और परसेप्शन भी। मतलब आपको पक्का लगेगा कि टमाटर अब हरा है या घास लाल है। आप ग्रीन गार्डन की जगह अब रेड रूम में आराम महसूस करेंगे। लेकिन टाइम के साथ परसेप्शन नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि गलत कलर की वजह से जब गलतियां करेंगे तो करेक्ट हो जाएंगे। जैसे दूसरे लोग आपको बता देंगे, पर सेंसेशन फिर भी पलटी रहेगी, क्योंकि चश्मे में हमेशा रेड लाइट आंख तक ग्रीन बन के पहुंच रही है। इसलिए अगर आपका अफेक्ट यानी फीलिंग सेंसेशन पे डिपेंड करता है, तो अब आप रेड रूम पसंद करेंगे, चाहे उसे ग्रीन बोलने लगिए। लॉक ने भी सोचा, शायद अलग अलग लोगों की आंखों का स्ट्रक्चर ही अलग हो, तो सेम फूल देख के एक को ब्लू लगे, दूसरे को येलो, पर दोनों सही चीज रिकॉग्नाइज कर लेंगे और नाम सही से यूज करेंगे। इसलिए हो सकता है सब लोग कलर्स अलग एक्सपीरियंस करते हों, पर किसी को पता ही न चले। विटगेनस्टीन ने भी कहा, हो सकता है एक सेक्शन ऑफ मैनकाइंड को रेड कुछ और लगे, दूसरे को कुछ और, पर यह वेरीफाई नहीं हो सकता। पर यह तभी हो सकता है अगर सेंसेशन का बिहेवियर पर कोई इफेक्ट न हो। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि सेंसेशन मैटर करती है और सेंसेशन और अफेक्ट का लिंक पक्का है। विटगेनस्टीन ने भी एक और एग्जाम्पल दिया। मान लीजिए एक आदमी सुबह उठता है और उसको सब कलर्स उल्टे दिखते हैं, तो वो कहेगा कि सब कुछ अजीब लग रहा है, कोयला ठंडा लग रहा है, आसमान गर्म लग रहा है। वो चीजें अब गलत जज करेगा और शायद सही नाम वापस यूज करने लगे, लेकिन फीलिंग अलग ही रहेगी। तो उसका सेंसेशन चेंज होने का प्रूफ मिलता रहेगा। इस सब में असली मुद्दा ये है कि क्या सेंसेशन को सीरियस लेना चाहिए या नहीं, और इसके लिए थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं, रियल एक्सपेरिमेंट चाहिए। जैसे डिडरो ने बोला था, थियरी नहीं, नेचर को देखना चाहिए। कुछ फिलोसोफर्स कहेंगे सेंसेशन और परसेप्शन को अलग नहीं किया जा सकता। कुछ कहेंगे ऑब्वियस है कि अलग हो सकता है। इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए एक्सपेरिमेंट का प्रिज्म चाहिए। अब आते हैं एक दूसरे एक्सपेरिमेंट पर, अपसाइड डाउन विजन। सोचिए अपना सर उल्टा कर लीजिए या ऐसी चश्मे को पहनिए जो इमेज को उल्टा कर दे। जब आप सर उल्टा करते हैं तो आपकी आंख में इमेज उल्टी हो जाती है, लेकिन परसेप्शन फिर भी सही रहती है। सीलिंग हमेशा ऊपर, फ्लोर नीचे दिखाई देता है, क्योंकि दिमाग सर के पोजीशन को एडजस्ट कर लेता है। लेकिन अगर सर सीधा रख के चश्मा पहनिए जो इमेज को परमानेंटली उल्टा कर दे, तो शुरू में आप परसेप्शन में ही कंफ्यूज हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे, पॉइंटिंग में गलती करेंगे।
लेकिन कुछ दिन या हफ्ते बाद दिमाग एडेप्ट कर लेता है और आप फिर से चीजें सही देखने लगते हैं बिना चश्मा हटाए। पर सेंसेशन फिर भी उल्टा ही लगता है, जैसे कूलर के एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया। जब चश्मा हटाएंगे फिर से परसेप्शन उल्टी हो जाएगी, पर सेंसेशन नॉर्मल लगने लगेगी। यानी सेंसेशन और परसेप्शन अलग हो सकते हैं, थॉट एक्सपेरिमेंट में नहीं, रियल लाइफ में भी। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, स्किन विजन। रेटिनास भी इवोल्यूशन में स्किन से बनी है। सोचिए अगर बैक की स्किन पर लाइट डिटेक्ट करने के लिए कोई डिवाइस लगा दिया जाए और इमेज वाइब्रेशन की फॉर्म में स्किन पर आए तो क्या हो। पॉल बाखी रीता ने ऐसा किया। ब्लाइंड लोगों के लिए टीवी कैमरा से इमेज ली और स्किन पे वाइब्रेशंस के जरिए भेजी। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद अंधे लोग कप, टेलीफोन, टॉय, हॉर्स सब पहचानने लगे। डायरेक्शन, डिस्टेंस, साइज सब समझने लगे। कुछ तो फेसेस भी रिकॉग्नाइज करने लगे। मतलब इन्होंने स्पेशियल परसेप्शन हासिल कर ली, ऑब्जेक्ट्स को रियल स्पेस में देखने लगे। ऐसा लगा जैसे वो देख रहे हैं। पर सवाल ये है, सेंसेशन कैसी थी? शुरू में तो वाइब्रेशन, टच की सेंसेशन ही होगी। जैसे जैसे वो विजुअल परसेप्शन में बिजी हो गए, उनको शायद अपनी सेंसेशन याद ही नहीं रही। जब उनसे स्पेसिफिकली पूछा गया कि स्किन का फील कैसा है, तो टेक्टाइल यानी टच की सेंसेशन मिली, वरना ज्यादा टाइम वो सिर्फ परसेप्शन पे फोकस करते थे। तो अब हमारे पास दो अलग केस हैं। एक नॉर्मल विजन, जिसमें आंखों में लाइट पड़ती है और हम देखते हैं। दूसरा स्किन विजन, जिसमें स्किन पे वाइब्रेशन आती है और ब्लाइंड आदमी चीजें पहचानता है। और जब सेंसेशन और परसेप्शन में सिलेक्टिव ब्रेकडाउन हो जाए तो और भी अजीब सिचुएशंस आ सकती हैं। ये सब दिखाता है कि सेंसेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ये हमें एक्सपीरियंस में हेयरनेस, नाउनेस और मीनेस देती है। प्योर परसेप्शन बिना सेंसेशन के काफी स्ट्रेंज, अजीब और पर्सनली डिस्कनेक्टेड लगता है। इसलिए हमारा माइंड को लगता है कि कुछ मिसिंग है। सेंसेशन एक तरह से हमारे लिए दुनिया को रियल, पर्सनल और तुरंत बनाती है। सेंसेशन और परसेप्शन अलग चीजें हैं। सेंसेशन हमारी बॉडी से लिंक्ड है, परसेप्शन दुनिया से। इमेजिनेशन में सेंसेशन की क्वालिटी नहीं होती, इसी वजह से वो रियल नहीं लगती। दिमाग इमेजरी को एरर चेक करता है, इसलिए इमेजेस कमजोर होती हैं। ड्रीम्स में एक्सटर्नल कंपटीशन नहीं होता, तो इमेजरी फुल पावरफुल हो जाती है। ब्रेन का सेंसरी एरिया दोनों में एक्टिवेट होता है, रियल और इमेजिन्ड दोनों में। कॉन्शियस होने का मतलब है आपको सेंसेशंस हो रही हैं जो यहाँ और अभी आपके साथ हो रही हैं और जिनमें कोई ना कोई फीलिंग यानी अफेक्ट है। मेरे हिसाब से कॉन्शियस होना मतलब सेंसेशंस का होना, ऐसे मेंटल रिप्रेजेंटेशंस जिसमें फीलिंग हो और जो अभी यहाँ मेरे साथ हो रही हो। कॉन्शियसनेस का आई एक एम्बॉडीड सेल्फ है। बिना बॉडीली सेंसेशंस के आई भी खत्म हो जाता है। आई फील, देयरफॉर आई एम। सारी सेंसेशंस आपके और दुनिया के बीच की बाउंड्री पे होती हैं और प्रेजेंट टाइम में होती हैं। ह्यूमन कॉन्शियसनेस मोस्टली 5 सेंसेस में होती है। कोई भी कॉन्शियस स्टेट बिना सेंसेशन के नहीं हो सकती, और कोई मेंटल एक्टिविटी तभी कॉन्शियसनेस में आती है
जब उसके साथ सेंसेशन या उसका रिमाइंडर जैसे इमेजरी, ड्रीम्स आते हैं। कॉन्शियस सोच, आइडियाज, बिलीव्स भी मोस्टली इमेजेस या वॉइसेस के फॉर्म में आती हैं। बिना सेंसरी पार्ट के कॉन्शियस थॉट भी नहीं होती। जब हम कहते हैं कि दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस है, तो हम मान रहे हैं कि उसको भी सेंसेशंस होती हैं, चाहे वो हमसे अलग हो। रोबोट को भी अगर कॉन्शियस बोलना है तो उसको सेंसेशन देनी पड़ेगी, सिर्फ परसेप्शन या कैलकुलेशन से नहीं चलेगा। अगर कॉन्शियस होना मतलब सेंसेशंस होना है, तो सेंसेशंस क्या चीज है? जैसे जब मैं कहता हूं मुझे पेन हो रही है, तो ये मैं कौन है? सेंसेशंस किस तरह से एक आई का हिस्सा बनती है, और ये आई, ये मैं एक फिजिकल ब्रेन में कैसे फिट होता है? यही माइंड बॉडी प्रॉब्लम का कोर है। सेंसेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का काम नहीं करती, वो इसलिए भी है क्योंकि वो मेरे साथ क्या हो रहा है दिखाता है, स्पेशली अफेक्ट के फॉर्म में, जैसे पेन, प्लेजर। लेकिन रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से भी हो सकती है। जैसे जब मैं सोता हूं और किसी ने पैर को पिंच किया, तो मेरा पैर खुद ब खुद हिल जाता है बिना मुझे पेन फील हुए। यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, पर मैं कॉन्शियस नहीं हूं। मतलब सेंसेशन का कॉन्शियस होना अलग ही चीज है, और ह्यूमन ही नहीं, वॉर्म्स, एनिमल्स, इनमें भी अनकॉन्शियस रिएक्शंस हो सकती हैं। अब मैं 5 स्पेशल प्रॉपर्टीज बताता हूं जो हर कॉन्शियस सेंसेशन में मिलती हैं। पहला, सेंसेशन सिर्फ सब्जेक्ट की होती है। जो कुछ मेरी बॉडी में हो रहा है वो सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है। 2 लोग एक ही चीज देख, सुन, टेस्ट कर सकते हैं, पर जो मुझे पेन हो रहा है वो सिर्फ मुझे ही फील होता है, किसी और को नहीं। पेन ट्रांसफरेबल नहीं है। अपनी अपनी बॉडी की फीलिंग हर किसी की यूनिक है। दूसरा, सेंसेशन बॉडी की एक स्पेसिफिक लोकेशन से जुड़ी होती है। पेन या टेस्ट सिर्फ बॉडी में एक जगह पे होती है। जैसे अंगूठे में पेन अंगूठे में ही फील होगी, जीभ पे टेस्ट जीभ पे ही। अगर मैं नेटल को पैर से छू के पेन फील करता हूं और फिर हाथ से छू के करता हूं, तो दोनों अलग सेंसेशंस होंगी, चाहे नेटल वही हो। विजुअल और ऑडिटरी सेंसेशंस भी बॉडी के स्पेस में ही बनती है, जैसे आंख के विजुअल फील्ड में या कान के ऑडिटरी फील्ड में। तीसरा, सेंसेशन हमेशा मोडेलिटी स्पेसिफिक होती है, यानी हर सेंसेशन एक अलग क्वालिटी या सेंस के साथ आती है, जैसे टच, हीट, लाइट, साउंड, टेस्ट, स्मेल। एक पेन, टिकल या स्वीटनेस एक दूसरे से टोटली अलग सेंसेशन है, चाहे बॉडी की लोकेशन सेम हो। अलग अलग मोडेलिटीज में ब्रिज इम्पॉसिबल है। रेड को खट्टे में बदलना इमेजिन नहीं किया जा सकता। चौथा, सेंसेशन प्रेजेंट टेंस में होती है। हर सेंसेशन उसी वक्त हो रही होती है जब स्टिमुलेशन हो रहा है। पेन अभी हो रही है या स्वीटनेस अभी फील हो रही है। सेंसेशन की एक लाइफ होती है। जब तक स्टिमुलस है तब तक सेंसेशन है, उसके बाद खत्म हो जाती है। अगर पेन फिर से आई तो वो एक नई पेन मानी जाएगी, पहली वाली नहीं।
और 5वां, सेंसेशन अपने आप को कैरेक्टराइज करती है। जब पेन हो रहा है तो मुझे पता है ये पेन है, ये मेरे अंगूठे में है, अभी हो रही है और ये मैं फील कर रहा हूं। इसमें कोई सोच विचार या गेस नहीं लगाना पड़ता। ये सब प्रॉपर्टीज सेंसेशन में ही छुपी होती है, बिना इन्फ्रेंस के डायरेक्ट। जैसे लाइट जलने पर विजुअल फील्ड में सारे कलर पैचेस की सेंसेशन तुरंत आ जाती है, परसेप्शन एनालिसिस बाद में आती है। मेरा यह भी मानना है कि परसेप्शन और सेंसेशन अलग हैं। परसेप्शन थर्ड पर्सन हो सकता है, सेंसेशन सिर्फ फर्स्ट पर्सन। दो लोग एक ही रेनबो देखकर सिमिलर परसेप्शन रख सकते हैं, पर उनका सेंसेशन अलग अलग है। परसेप्शन टाइम बाउंड नहीं होता, सेंसेशन प्रेजेंट टेंस में एग्जिस्ट करती है। परसेप्शन को किसी भी सेंस से पाया जा सकता है, सेंसेशन मोडेलिटी स्पेसिफिक होती है। जब मैं पेन, टेस्ट या रेड लाइट फील करता हूं, ये एक्सपीरियंस सिर्फ मेरा है, बिल्कुल पर्सनल। ये ओनरशिप का कॉन्सेप्ट पहले ऑब्वियस लगता है, लेकिन ध्यान से सोचें तो काफी अजीब है। ओनरशिप सिर्फ सेंसेशंस तक सीमित नहीं, बल्कि चीजें जैसे मेरा घर, डॉग, गार्डन, फीट या मेरी आवाज भी मेरी हो सकती है। कुछ लोग तो स्काई, सन, स्टार्स को भी अपना कहते हैं, लेकिन असल में ओनरशिप का मतलब क्या है ये समझना मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं कि ओनरशिप एक सोशल आइडिया है, जैसे कि सोसाइटी एग्री करती है कि ये चीज मेरी है, जैसे गार्डन या शूज। पर बॉडी का ओनर बनना किसी के परमिशन से नहीं होता। पैर या हाथ के ओनर हम खुद बनते हैं, बिना किसी के एग्रीमेंट के। सबसे पहला ओनरशिप का सेंस बॉडी से ही आता है, बाद में ये कॉन्सेप्ट चीजों, प्रॉपर्टी, डॉग, गार्डन या बुक तक एक्सटेंड हो जाता है। जब बेबी पैदा होता है तो उसे भी अपनी बॉडी की लिमिट्स समझनी पड़ती हैं, ये ऑटोमेटिकली नहीं आता। बचपन में बेबी अपने हाथ पैर हिला के टेस्ट करता है कौन सा हिस्सा उसका है, जो हिलेगा वो उसका है। मतलब अगर कुछ मेरी मर्जी से मूव होता है तो वो मेरा है। अगर किसी के हाथ पैरालिसिस से हिल नहीं रहा तो वो कभी कभी अपने हाथ को अपना नहीं मानते, ये सोचते हैं कि ये किसी और का है। ओनरशिप का सेंस वॉलेंटरी कंट्रोल से आता है। जो बॉडी पार्ट मैं अपनी मर्जी से हिला सकता हूं वो मेरा है। अब सवाल है, क्या सेंसेशंस भी मेरी ओनरशिप में इसलिए आती हैं क्योंकि मैं उनको कंट्रोल करता हूं? लेकिन पेन या टेस्ट को मैं अपनी मर्जी से नहीं क्रिएट या रिमूव कर सकता, जैसे हाथ को हिला सकता हूं। फिर भी ये सेंसेशंस सिर्फ मेरी होती हैं, कोई और उन्हें फील नहीं कर सकता। शायद सेंसेशंस सिर्फ पैसिव एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि एक तरीके का बॉडीली एक्टिविटी है। जैसे आई वेव माई आर्म एक एक्टिविटी है, वैसे ही आई फील अ पेन इन माई टो भी एक बॉडीली प्रोसेस है जिसमें मैं खुद शामिल हूं। सेंसेशन डायरेक्टली प्रेजेंट स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से जुड़ी, इमीडिएट और डायरेक्ट होती है। ये सब चीजें बॉडी एक्टिविटी जैसे ही लगती हैं। मेरा ये भी मानना है कि पेन टच में ये थियरी क्लियरली फिट होती है, लेकिन कलर, टेस्ट या स्मेल जैसे सेंसेशंस में अभी भी सवाल बचे हैं। पहले जानवरों में सेंसेशंस का मेन काम था
बॉडी सरफेस पे स्टिमुलस को फील करके उसका तुरंत अफेक्टिव रिस्पॉन्स देना। जैसे कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी, तो एनिमल को अपने लिए अच्छी चीज़ें चुननी थी, बुरी चीज़ें अवॉइड करनी थी। शुरुआत में सेंसिटिविटी का मतलब बस ये था कि जहाँ स्टिमुलस मिला वहीं पर बॉडी ने रिएक्ट किया, जैसे स्किन का हिस्सा सिकुड़ गया या फिर स्वेलिंग हो गई। धीरे धीरे इवोल्यूशन में ये रिस्पॉन्स और कॉम्प्लेक्स हो गया। एक जगह की इंफॉर्मेशन दूसरी जगह तक गई, एक्शन पैटर्न स्पेसिफिक होते गए और एनिमल की नीड के हिसाब से एडेप्ट हो गए। शुरुआती एनिमल में सेंसिंग और रिएक्टिंग अलग नहीं थे, एक ही बॉडी पार्ट सेंस करता था और रिस्पॉन्स देता था। ह्यूमन में अब ये सिग्नल्स बॉडी सरफेस से ब्रेन तक जाते हैं और वापस आते हैं, पर असली लिंक अभी भी वही है। सेंसेशन अभी भी यहाँ अभी मुझे फील होती है जैसे पहले एनिमल में थी। इसका मतलब है कि ह्यूमन सेंसेशंस एक एंशिएंट यानी पुराना सिस्टम का ही एडवांस्ड वर्जन है। जैसे अमीबा का मेम्ब्रेन टच करने पर सीधा वहां रिएक्शन होता था, केंचुओं में ये रिस्पॉन्स गैंग्लियन तक जाता है और ह्यूमन में ये सिग्नल्स ब्रेन तक ट्रेवल करते हैं। आज भी सेंसरी नर्व्स में कुछ फाइबर्स ऐसे हैं जो सिग्नल ब्रेन से बॉडी सरफेस वापस ले जाते हैं, जैसे ऑप्टिक नर्व के कुछ फाइबर्स रेटिना को सिग्नल भेजते हैं। सेंसेशन का एक्ट एक प्रिमिटिव अफेक्टिव रिस्पॉन्स का ही डायरेक्ट डिसेंडेंट है। इवोल्यूशन में लूप लंबा हो गया है, लेकिन प्रिंसिपल वही है। अब प्रॉब्लम यह है कि अमीबा जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म तो छोटी मोटी रिगल करके काम चला लेते थे, लेकिन ह्यूमन के पास हजारों तरह की सेंसेशंस हैं। कैसे पॉसिबल है कि इतने वैरायटी के सिग्नल्स या रिगल्स हो सकते हैं? इसलिए मैं नए टर्म्स सजेस्ट करता हूं। ब्रेन में जो सेंसिंग का काम होता है उसे सेंसेशन कहते हैं, और बॉडी सरफेस पे एक्चुअल जो फिजिकल डिस्टर्बेंस होती है उसको सेंटिमेंट्स। हर अलग सेंसेशन के लिए एक अलग सेंटिमेंट या सिग्नल होता है। जैसे बॉडी के हर एरिया का स्ट्रक्चर अलग होता है, वैसे ही हर सेंसरी मोडेलिटी यानी देखना, सुनना, चखना etc. ये अपने अलग एरिया और सिग्नल के बेसिस पे बनती है। और हर मोडेलिटी के अंदर भी अलग सब मोडेलिटीज जैसे रेड लाइट एक्साइटिंग, ब्लू लाइट कामिंग, स्वीट टेस्ट अच्छा लगना, रॉटेन टेस्ट बुरा लगना, ये उनके अफेक्टिव रिस्पॉन्स के हिसाब से डिसाइड होती हैं। बॉडी के अलग एरिया स्टेज पे अलग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे हैं, और ब्रेन का कंडक्टर हर इंस्ट्रूमेंट को स्पेसिफिक तरीके से बजाने का सिग्नल देता है, ऑर्केस्ट्रा की तरह। वैसे ही सेंसेशन भी हर एरिया में अलग सिग्नल से फील होती है। मोडेलिटी इंस्ट्रूमेंट के स्टाइल जैसी है, कैसे बजाना है, और सब मॉडल क्वालिटी एक्चुअल नोट्स के कॉम्बिनेशन जैसी है कि क्या बज रहा है। स्टैंडर्ड थियोरी कहती है कि कौन सा सेंसेशन फील होगा ये इनपुट नर्व्स पे डिपेंड करता है। कौन सा नर्व सिग्नल ब्रेन के कौन से पार्ट में जा रहा है। जैसे ऑप्टिक नर्व में करंट भेजने से फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखेंगी, ऑडिटरी नर्व में भेजने से रिंगिंग सुनाई देगी, पर ये एक्सप्लेनेशन सुपरफिशियल है, क्योंकि ये नहीं बताता कि कैसे इनपुट से एक्सपीरियंस बनता है, या क्यों विजुअल सिस्टम में जाने वाले सिग्नल्स विजुअल क्वालिटी लाते हैं, ऑडिटरी सिस्टम वाले ऑडिटरी। ये बस सिस्टम के प्रोसेस पे छोड़ देता है
लेकिन प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं करता। पहले ब्रेन पूरी बॉडी ऑर्केस्ट्रा को कंट्रोल करता था, अब सिर्फ कॉर्टेक्स के एरिया को करता है। लेकिन एक नई प्रॉब्लम आई है। अगर सेंसेशंस सिर्फ ब्रेन कॉर्टेक्स पे नर्व इम्पल्स के पैटर्न्स हैं, तो वो पैटर्न क्या काम करते हैं? हम स्किन टू रिगल कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन के कॉर्टेक्स को रिगल करने से क्या होता है? फिर भी हमें ये पता है कि इंसान में सेंसरी एक्टिविटी का फाइनल रिजल्ट है सेंसेशन का फील होना, पेन, लाइट, स्मेल, etc। तो थियरी को अब ये बताना है कि ये सेरेब्रल सेंटिमेंट्स कैसे कॉन्शियस एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं, और ये माइंड बॉडी प्रॉब्लम सॉल्व करने का हमारा अगला स्टेप है। हमने शुरू में समझने की कोशिश की कि हर सेंसेशन एक अलग फिजिकल सेंटिमेंट से जुड़ी होती है, और सेंसेशन फील करना मतलब दिमाग से एक सिग्नल भेजना है। लेकिन अब लगता है कि सिर्फ इंस्ट्रक्शन भेजना ही सब कुछ नहीं है। अगर सिर्फ इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट होती तो सिग्नल जाने के बाद उसका क्या होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्सपीरियंस का असली मतलब यही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमने एक काम का सिग्नल दिया और उसके बाद कुछ भी हुआ या नहीं हुआ, उससे हमारा एक्सपीरियंस का सेंस चेंज हो सकता है। जैसे अगर कोई कंप्यूटर स्क्रीन पर सर्कल दिखाना है और सीपीयू ने सिग्नल भेज दिया पर स्क्रीन ऑफ है, तो सर्कल दिख नहीं रहा, लेकिन सीपीयू फिर भी सोचता है कि सर्कल बना रहा है। लेकिन इंसान का एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है। यहां प्रॉब्लम इंस्ट्रक्शन या इंटेंट की समझ में है। इंस्ट्रक्शन तभी इंस्ट्रक्शन है जब सेंडर के पास कुछ एक्सपेक्ट करने का इरादा हो और आउटकम सोचा हो। सिर्फ सिग्नल भेजना बिना सोचे समझे इंस्ट्रक्शन नहीं होता। जैसे अगर कोई रैंडम नंबर डायल करे बिना सोचे, तो वो निक को फोन लगाने का इंस्ट्रक्शन नहीं कहलाएगा, चाहे बेल बज जाए। उसी तरह दिमाग से सिग्नल निकालने का मतलब तभी है जब उसके आउटकम की उम्मीद हो। लेकिन अगर हम ये माने कि सिर्फ सिग्नल भेजना ही काफी है, तो इंटेंशनैलिटी कौन लाए? क्या इनर कंडक्टर यानी दिमाग के अंदर का कंट्रोलर सोच रहा है कि आउटकम क्या होगा? नहीं, क्योंकि इनर कंडक्टर को अगर हम इंटेंशन देंगे तो इनफाइनाइट रिग्रेस आ जाएगा। मतलब हर कंट्रोलर के ऊपर एक और कंट्रोलर चाहिए होगा। इस कंफ्यूजन का जवाब है फीडबैक लूप का आइडिया। जब सिग्नल भेजा जाता है और फिर उसका रिस्पॉन्स वापस आता है, दोनों एक ही सब्जेक्टिव प्रेजेंट में हो सकते हैं। मतलब इंसान का एक्सपीरियंस में अभी या प्रेजेंट एक लंबी फीलिंग है, एकदम छोटा नहीं जैसे फिजिक्स में होता है। तो जब सिग्नल जाता है और फीडबैक आता है, तो दोनों मिलके एक ही पल, एक ही प्रेजेंट का पार्ट बन जाते हैं। तो यहां बैकवर्ड कॉजेशन की जरूरत नहीं, बस दोनों सिग्नल्स का ओवरलैपिंग होना जरूरी है। तो अब थियरी ये है कि सेंसेशन फील करना सिर्फ इंस्ट्रक्शन भेजना नहीं, बल्कि सिग्नल भेजना और फिर उसका कन्फर्मेटरी फीडबैक एक ही सब्जेक्टिव प्रेजेंट में मिलना है। जैसे एक लूप में सिग्नल घूम रहा हो, आउटपुट इनपुट को इफेक्ट करता है, इनपुट फिर से आउटपुट बन जाता है। इस साइकिल में दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते रहते हैं। जितना टाइट और शॉर्ट ये लूप होगा, उतना ही स्ट्रांग और लंबा सेंसेशन का एक्सपीरियंस चलेगा। इवोल्यूशन में पहले फीडबैक लूप बहुत कमजोर था, क्योंकि रिस्पॉन्स पूरी बॉडी मूव करती थी, इसलिए इंफॉर्मेशन वापस पूरी नहीं आती थी।
लेकिन जैसे जैसे सेंसेशन बॉडी से ब्रेन तक शिफ्ट हुई, लूप शॉर्ट हो गई, फीडबैक टाइट हो गया। अब सिग्नल और फीडबैक आसानी से और डिटेल में आते हैं और सेंसेशन ज्यादा टाइम तक रहती है। तो हम कह सकते हैं कि सेंसेशन तब फील होती है जब इनर कंडक्टर सिग्नल भेजता है और फिर उसका कंफर्मेशन फीडबैक एक ही एक्सटेंडेड प्रेजेंट में मिलता है। इस लूप की क्वालिटी या लेंथ पे कॉन्शियस एक्सपीरियंस का रिचनेस, डेप्थ या टाइमिंग डिपेंड करती है। अगर लूप की फिडेलिटी कम हो जाए, जैसे डिप्रेशन या नींद या ड्रग्स के इफेक्ट में, सेंसेशन डल हो सकती है, कॉन्शियस प्रेजेंट छोटा हो सकता है। और अगर लूप स्ट्रांग हो, जैसे मेस्केलिन लेने पर कलर्स ब्राइट लगते हैं, प्रेजेंट का एक्सपीरियंस लंबा, गहरा और जिंदा हो सकता है। यही कॉन्शियस प्रेजेंट है जिसमें हम जीते हैं। जितना लंबा लूप चलेगा, उतनी लंबी और गहरी फीलिंग होगी। कॉन्शियसनेस तब आई जब इवोल्यूशन में ये फीडबैक लूप वाले ब्रेन सर्किट्स आए। मतलब जब सेरेब्रल सेंटिमेंट्स एक ऐसे प्रोसेस का हिस्सा बन गए जो अपनी ही एग्जिस्टेंस की तरफ देखते हैं और एक एक्सटेंडेड प्रेजेंट बनाते हैं जो सिर्फ फिजिकल टाइम से अलग है। ह्यूमन और दूसरे एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स के लिए सेंसेशन फील करना मतलब खुद ही ऑथर, ऑडियंस और एंजॉयर बनने जैसा अपने ही रिवर्बेरेंट एक्टिविटी का सब एक ही पर्सन में है। ये कॉन्शियसनेस सिर्फ सेंसेशंस तक सीमित है। मतलब हमारी रियल फीलिंग सेंसेशंस में ही होती है। बाकी सोच, बिलीफ, इमेज, परसेप्शन वैसे फील नहीं होते जब तक उनमें सेंसेशन की याद या रिमाइंडर नहीं जुड़ती। इसीलिए आई फील देयरफॉर आई एम का मतलब ये है कि असली कॉन्शियस लाइफ सेंसेशन है, ना कि बस सोचना। तो अब तक की थियरी ये बताती है कि कॉन्शियसनेस एक इवोल्यूशनरी फीडबैक लूप का रिजल्ट है और सेंसेशंस का स्टाइल हिस्ट्री और ट्रेडिशन का गिफ्ट है, जो भी हमारे एक्सपीरियंस को अलग, रियल और अपना बनाता है। एक थियरी ऑफ कॉन्शियसनेस का काम है कि ब्रेन में कोई ऐसा फिजिकल प्रोसेस बताए जिसका हर एक प्रॉपर्टी जिस तरह से हम फील करते हैं वैसे मैच करे। अब तक के आइडियाज से लगता है कि यह पॉसिबल है, लेकिन थियरी को सिर्फ साइंटिस्ट के सामने ही नहीं, आम लोगों के सवालों का भी जवाब देना पड़ेगा। जैसे दूसरे दिमाग वाले ऑर्गेनिजम्स या मशीन भी कॉन्शियस होते हैं या नहीं? डॉग को क्या फील होता है या बैट बनना कैसा लगता है? ये सब सवाल चाहे अच्छे हो या न हो, इन पे थियरी को कुछ तो कहना ही होगा, वरना लोग मानेंगे नहीं। पहली बात, कॉन्शियसनेस सिर्फ बॉडीज तक सीमित है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है मेरे साथ क्या हो रहा है। ये बॉडी के बाउंड्री पर होता है। जिसके पास बॉडी ही नहीं, बाउंड्री नहीं, उसके पास कॉन्शियस होने का कुछ सेंस नहीं बनता। इसलिए कोई फोर्स फील्ड, नंबर, रेनबो, सॉन्ग या कोई भी ऐसी चीज जो बॉडी नहीं है, कॉन्शियस नहीं हो सकती। कलेक्टिव ग्रुप्स जैसे बी स्वाम या पूरा ह्यूमन स्पीसीज या गॉड या यूनिवर्स भी कॉन्शियस नहीं होते, क्योंकि उनकी ऐसी कोई बाउंड्री नहीं जहां कुछ फील हो सके। दूसरी बात, कॉन्शियसनेस सिर्फ उन बॉडीज में है जो सेल्फ इंटरेस्टेड हैं, जिनके लिए अच्छा बुरा मैटर करता है। आइसबर्ग, रबर बॉल या पॉकेट वॉच कॉन्शियस नहीं हो सकते, क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता
कि उनके साथ क्या हो रहा है। सिर्फ लिविंग बीइंग्स में ये पॉसिबल है क्योंकि सिर्फ वो अपने सरवाइव करने में इंटरेस्टेड हैं। तीसरी बात, कॉन्शियसनेस सिर्फ उन लिविंग बीइंग्स में है जिनका सेंसरी रिस्पॉन्स एक स्पेशल लूप बनाता है जो ब्रेन के अंदर रिवर्बरेट करता है। मतलब एक फीडबैक लूप जिसमें एक्टिविटी थोड़ी देर तक चलती रहे, सिर्फ एक सरफेस के टच पर खत्म न हो जाए। सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, वर्म, फ्लिया, उनमें ये लूप नहीं होता तो वो कॉन्शियस नहीं माने जाएंगे। ये हाई फिडिलिटी लूप मोस्टली मैमल्स या बर्ड्स के ब्रेन में मिलता है और पूरे प्रूफ के लिए और स्टडी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्शियसनेस एकदम अचानक आई होगी इवोल्यूशन में, धीरे धीरे नहीं। जैसे फीडबैक लूप एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है, वैसे ही कॉन्शियसनेस एक दिन आई, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कॉन्शियसनेस वाली कोई बात नहीं। अब सवाल आता है, एलियन लाइफ या रोबोट में कॉन्शियसनेस पॉसिबल है क्या? थियरी ये कहती है कि कॉन्शियसनेस किसी भी प्लेनेट पे हो सकती है, चाहे वो कार्बन बेस्ड लाइफ हो या कोई और, क्योंकि सॉफ्टवेयर यानी सर्किट की लॉजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, हार्डवेयर की नहीं। लेकिन रोबोट या आर्टिफिशियल ब्रेन को ह्यूमन जैसे कॉन्शियस बनाना मुश्किल है क्योंकि उनमें वो नेचुरल इवोल्यूशन वाली हिस्ट्री नहीं होगी जिससे ह्यूमन ब्रेन में सेंटिमेंट्स का स्पेशल स्टाइल आया है। मतलब एक इंजीनियर रोबोट बना भी दे जो हर चीज कॉपी करता हो तो भी उसमें वो कॉन्शियस क्वालिटी नहीं आएगी क्योंकि नेचुरल सेंटिमेंट्स के स्टाइल एक तरीके का हिस्टोरिकल एक्सीडेंट है। सिर्फ डिजाइन से ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ये हिस्ट्री से बना है, डिजाइन से नहीं। अगर रोबोट कभी कॉन्शियस दिखे भी तो वो चांस या ब्लाइंड कॉपिंग से होगा, न कि डिजाइन से। दूसरा पॉइंट, दूसरे एनिमल्स में कॉन्शियसनेस का प्रूफ कैसे मिलेगा? ह्यूमन के बीच में हम बात करके कंफर्म कर सकते हैं कि सामने वाले को वैसे ही फील होता है जैसे हमें। दूसरे एनिमल्स या एलियंस के केस में लैंग्वेज का इशू आ जाता है तो उनका कॉन्शियस होना हम चेक नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्शियस नहीं है। रोबोट के केस में अगर एक अनकॉन्शियस रोबोट इंसान जैसे जवाब भी दे दे तो हम समझदारी से सोचें तो ये प्रूफ नहीं है कि वो कॉन्शियस है। शायद उसका डिजाइनर या प्रोग्रामर की कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्ट हो रही हो। तो कॉन्शियसनेस का स्कोप लिमिटेड है, सिर्फ बॉडी वाली सेल्फ इंटरेस्टेड और फीडबैक लूप वाली लिविंग चीजें जिसमें लूप हाई फिडिलिटी हो वही कॉन्शियस हो सकती हैं। न आर्म चेयर, न मून, न गॉड, न पूरा यूनिवर्स, न कोई डम्ब मशीन। और अगर कभी आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस हुई भी तो वो पुराने नेचुरल तरीके से खुद ब खुद इवॉल्व होके ही आ सकती है, सिंपल डिजाइन से नहीं। कई लोग ये ऑब्जेक्ट करते हैं कि क्या बस इतना ही? कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन के नर्व इंपल्सेस, लूप, इंफॉर्मेशन फ्लो का ही खेल है। उनको लगता है इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बोरिंग है या मिस्टीरियस नहीं है, या ये एक्सप्लेन नहीं करता कि कैसे ब्रेन की वाटर कॉन्शियसनेस की वाइन बन जाती है। लेकिन हर चीज को अलग नजरिए से देखा जा सकता है। जैसे स्कल किसी के लिए सिर्फ कैल्शियम का टुकड़ा है, किसी के लिए जिंदा मेमोरी। 42 एक नंबर है पर किसी के लिए वो डिस्टेंस है या मैजिक क्यूब का आंसर है। मैं नहीं जानता कि और क्या कहा जाए। लाइफ में सब कुछ एक्सप्लेन नहीं होता, लेकिन अभी के लिए जितनी थियरी ने दिया है उतना ही काफी है।
ये पूरी कहानी सिर्फ माइंड का एक हिस्सा बताती है, लेकिन दिखाती है कि पिछले 4 बिलियन सालों में एनिमल्स के माइंड ने पूरे यूनिवर्स की वैल्यू ही बदल दी है। शुरू में जब जमीन पे लाइफ नहीं थी, धूप सिर्फ पत्थर पे पड़ती थी और वो पत्थर कुछ महसूस नहीं करता था। सब कुछ बेजान, बेमीनिंग था। फिर जीव उतरे, जैसे एक प्रोटोजोआ जो सनलाइट को महसूस करता था और अपने हिसाब से रिएक्ट करता था। जैसे यूवी से बचने के लिए नीचे चला जाता था, सूरज ढलते ही ऊपर आ जाता था। अब सनलाइट सिर्फ एक चीज नहीं रही, अब वो उस ऑर्गेनिज्म के लिए, उस जीव के लिए, मेरे लिए कुछ बन गई थी। जैसे जैसे इवोल्यूशन आगे बढ़ी, वही पूल में एक मछली आ गई। मछली भी लाइट को महसूस करती थी। अपने शरीर पे अलग अलग जगह से लाइट कंपेयर करके एडजस्ट करती थी कि टेल अंधेरे में हो, सर लाइट में। पर अब उसके पास आंख थी और आंख के इमेज से सिर्फ लाइट का डायरेक्शन नहीं, बल्कि बाहर क्या हो रहा है ये भी समझ सकती थी। मतलब परसेप्शन का लेवल और भी गहरा हो गया। आज उसी जगह कैम्ब्रिज में मैं हूं। मैं जब सनसेट देखता हूं तो आंख में आने वाली रोशनी को एक तरफ मेरे ऊपर गिरने वाली लाल पैच की तरफ फील करता हूं, सेंसेशन, और दूसरी तरफ एक दूरी पे चमकता सूरज भी देख रहा हूं, यानी परसेप्शन। और आज इवोल्यूशन के सफर के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कॉन्शियस हूं। मैं अपनी सेंसेशंस का ऑथर हूं, जो मैं खुद लाता हूं। मेरे अंदर एक ऐसी चीज है जो फिजिकल टाइम की एक पल को खींच के मेरा प्रेजेंट बना देती है और उस पल को मीनिंगफुल बना देती है। ये जो कॉन्शियसनेस है, इसने पूरे यूनिवर्स को एक नई डेप्थ, नई स्वीटनेस दी है। अब दुनिया सिर्फ हो नहीं रही, अब वो हमारे लिए हो रही है। जैसे अमीबा की लाइट से बचने की कोशिश, फ्रॉग का मक्खी को पकड़ना, या इंसान का सोए सोए आंख का कॉन्ट्रैक्ट होना, सब थोड़ा सा मतलब यूनिवर्स को देते हैं। लेकिन असली सबसे गहरी मीनिंग कॉन्शियस माइंड से आती है। कॉन्शियसनेस ने फिजिकल टाइम को महसूस होने वाला वक्त बना दिया और इसी से दुनिया, हमारे होने का मजा मिलता है। ये सब कोई जादू नहीं, बस एक सिंपल सी साइंटिफिक थियरी से एक्सप्लेन हो जाता है। लेकिन ये थियरी समझाती है कि एक बेजान दुनिया को जीवों ने, और उसमें भी सबसे ज्यादा कॉन्शियस माइंड ने, असली जिंदा होने का मीनिंग दे दिया। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नई बुक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।